हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट आज, बेसिकली क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सो वी आर डन विद द न्यूमेरिकल पार्ट। सोल्यूशन हो गया है, इलेक्ट्रो हो गया है, काइनेटिक्स हो गया है, ये न्यूमेरिकल पार्ट हो गया हमारा खत्म। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। फाइन। सो बेसिकली नाम से ही क्लियर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोना डील विद सरफेस। अब मुद्दे की बात क्या है कि इस चैप्टर में द चैप्टर डील्स विद सरफेस या इंटरफेस। ठीक है ना, मतलब दो बल्की मैटर्स के बीच का जो इंटरफेस है, वो जो सरफेस है, उसके ऊपर हमें बात करनी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली तीन बातें ज्यादा करी जाएंगी। द वेरी फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन। थोड़ा ध्यान से लिखेंगे क्योंकि मैंने एडजॉर्प्शन लिखा है, एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा है। ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग जो इस चैप्टर में बात करी जाएगी, वो करी जाएगी कैटालिस्ट की या कैटालिसिस। कैटालिसिस एक प्रोसेस है, आपने सबने नाम सुना हुआ है, बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। एंड देन तीसरी जो बात करी जाएगी वो करी जाएगी कोलाइड्स की, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन। फाइन। तो इस चैप्टर में बेसिकली तीन चीजें हैं। वन इज एडजॉर्प्शन, कैटालिस्ट और कैटालिसिस, एंड थर्ड इज कोलाइड्स। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये पहले तो ध्यान रखेंगे, यहां मैंने एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा है, ए बी नहीं है, क्या है, ए डी है। एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। नाउ बात करते हैं पहले इन तीनों की। यार ये दोनों नाम वैसे आपने सुने होंगे। कैटालिस्ट तो अभी अभी हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 काइनेटिक्स के अंदर भी पढ़े, और कैटलिस्ट तो वैसे भी बहुत ज्यादा बार यूज होने वाला टर्म है। इक्विलिब्रियम में हमने बात करी है तो वही बिल्कुल कैटलिस्ट है। तो हाउ इट इज रिलेटेड विद द सरफेस, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन कोलाइड्स, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, क्लास 9th के अंदर मैटर का 3 टाइप आता है ना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। यस, ये वही वाला कोलाइड है, बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी काफी लंबी चौड़ी वार्तालाप है। तीनों में सबसे बड़ा टॉपिक ही कोलाइड्स है। फाइन। तो ये रिलेटिवली दो टॉपिक छोटे हैं, कोलाइड तो वैसे भी काफी ज्यादा बड़ा टर्म है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। क्लियर। तो पहले ही टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एडजॉर्प्शन। क्लियर। तो कोई भी दिक्कत, तो इन दोनों को मैं कर देता हूं साइड पे। एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? सो एडजॉर्प्शन बेसिकली क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, या अपनी किसी भी स्टेट में, चाहे वो गैसियस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, एक दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे आके लग जाना। फाइन। यानी कि मैं कह सकता हूं इट इज अ फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग or retaining the atoms or molecules किसी भी स्टेट में। मैं इसको गैसियस लिख सकता हूं, लिक्विड लिख सकता हूं, सॉलिड लिख सकता हूं, किसी भी स्टेट में। फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ substance is known as adsorption. So basically यार, जैसे बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इस हाथ के ऊपर अगर मैं एक पानी की बूंद रख दूं, वो अंदर तो नहीं सोखी जा रही ना। सोखना, किसी भी चीज को सोख लेना इज एब्जॉर्प्शन। हम बात यहाँ एब्जॉर्प्शन की नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन की। इसी लेक्चर में मैं आगे बात करूंगा एब्जॉर्प्शन वर्सेस एड्सॉर्प्शन की। हम यहाँ एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। एड्सॉर्प्शन सोखना नहीं है। बेसिकली इस पानी की बूंद को मैं अगर इसी हाथ के ऊपर ऐसे रख दूं, तो एक कह सकता हूं सरफेस पे एक चीज का आके लग गया है। सरफेस पे कोई चीज आके लग गई है, चाहे वो एयर का मॉलिक्यूल है, चाहे वो पानी का मॉलिक्यूल है, चाहे वो एक सॉलिड चीज है। फाइन। तो सरफेस के ऊपर एक अलग ही लेयर बन जाना,
उन एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, तो उन पार्टिकल्स का अकोमुलेट हो जाना, अकोमुलेशन, अकोमुलेशन मतलब लग जाना, सरफेस पे किसी पार्टिकल का लग जाना, इस चीज को क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। क्लियर? तो एडसॉर्प्शन बेसिकली क्या है? अकोमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस। So ये बेसिकली टू वर्ड डेफिनेशन है, अकोमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। बाकी एग्जैक्ट डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, ठीक है ना। आप बेसिकली कंसेप्ट को समझिए, शब्दों में कैसे लिखना है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वैसे ये भी शब्द काफी हैं, गलत तो इन्हें भी नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो बेसिकली हुआ क्या? एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ consequence, a film is formed on the surface of the substance. फाइन। तो फिल्म मतलब वो बॉलीवुड वाली नहीं, फिल्म मतलब एक लेयर। फाइन, इसको हम परत कहते हैं, परत, एक लेयर। फाइन, तो एक लेयर बन जाती है। देखिए पार्टिकल्स आगे लग रहे हैं, सपोज, बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने माइट भी छोटी क्लासेस में किया होगा अपने स्कूल में। क्या फंडा होता है कि एक चौक है, चौक को इंक पॉट के अंदर डालते हैं, तो बेसिकली वो ज्यादा समय के लिए नहीं रखना, अदरवाइज तो सारी इंक चौक के अंदर भी चली जाती है, क्योंकि चौक के अंदर थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। सपोज यू हैव जस्ट डिप्ड इट एंड उसका जो सरफेस है वो व्हाइट की बजाय क्या हो गया है? ब्लू हो गया है। जब आप उस चौक को तोड़ के देखते हो, वो अंदर से क्या निकल के आता है? व्हाइट निकल के आता है, डेफिनेटली निकल के आता है। तो वो जो बेसिकली व्हाइट है, इसका मतलब वो अंदर तक जो इंक है वो सोखी नहीं गई, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे देखो सारा वो चौक ब्लू कलर का दिखने लग जाता है, सरफेस पे वो सारा चौक ब्लू कलर का दिखने लग जाता है। इसका मतलब दैट इंक हैज बीन एब्सॉर्ब्ड ऑन द चौक। वो जो इंक है वो चौक के ऊपर क्या हुई है? एब्सॉर्ब हुई है। सपोज इंक सिर्फ उस चौक के सरफेस पे लग रही है, तो द इंक हैज बीन एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। इज दैट थिंग क्लियर? सपोज दिस इज अ चौक और वो अगर नीली नीली इंक सारी सिर्फ सरफेस पे आई है, तो उसे हम एब्सॉर्प्शन बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूं ना कि व्हाइट कलर के चौक के ऊपर एक ब्लू कलर की लेयर बन गई है, एक ब्लू कलर की फिल्म बन गई है, ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिल्म इज फॉर्म, एज अ कॉन्सिक्वेंस एक फिल्म बन गई है उनके ऊपर, उस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर। कोई भी दिक्कत? क्लियर? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझूं तो यार सपोज ये निकल मेटल है, तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल पढ़ते होते हैं कि हाइड्रोजन आगे लगता है, आपको याद होगा, ठीक है ना। क्लास 11th में हम लोग एक रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजनेशन वाला, फाइन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अल्कीन के अंदर H2 डालो तो वो अल्केन बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। वो भी बेसिकली इनकी हेल्प से ही होता है। ये जो पार्ट है ना कैटालिसिस, इसके अंदर हम ये पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे कि कैसे कैटलिस्ट काम करता है। बट व्हाट आई वांट टू से इज ये जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ निकल के ऊपर आके लगा है ना, अंदर तो नहीं चला गया ना। तो एक निकल के ऊपर हाइड्रोजन की क्या बन गई है? लेयर। तो अल्कीन आएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, सरफेस पे आके इसके साथ रिएक्ट करेगा और अल्केन में बना लेगा। निकल जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, निकल जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। तभी तो कैटलिस्ट तो वही चीज होती है जो जैसी होती है वैसे ही पड़ी रहती है। तो ये क्या है? हम खैर इस बात पे नहीं पढ़ते कि अल्कीन कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये करेंगे अभी आगे कैटलिस्ट में। हमारा तो ये मुद्दा है कि ये क्या हो रहा है, निकल के ऊपर ये जो हाइड्रोजन आके लगा है, दिस अकोमुलेशन, दिस रिटेंशन, दिस अट्रैक्शन, मैंने बहुत सारे शब्द यूज करे हैं, अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग, अकोमुलेशन। So basically this attraction, this retention, this accumulation of the particle on the surface of a substance is known as adsorption. कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में, हमारे पास कुछ और डेफिनेशन भी हैं, तो लेट मी रीड दिस। सो नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन हमारे पास एडसॉर्बेट, एंड एक डेफिनेशन है हमारे पास एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, फाइन।
सो बेसिकली यार जो चीज आके लग रही है, मैं दो तरह की एग्जांपल ले लेता हूं। एक कैजुअल एग्जांपल हो जाएगी हमारे पास, इंक ऑन चॉक। फाइन। बेसिकली सबको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि मैंने चॉक के ऊपर इंक सिर्फ सरफेस पे लगाई है, ठीक है ना। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप उसे अंदर सोख लें और फिर उस हिसाब से एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते रहें, क्योंकि वरना तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा भाई, पूरा बिगड़ जाएगा काम, तो हाथ से निकल जाएगी बात। कंट्रोल हाथ में ही रखना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये चॉक के ऊपर जो इंक है वो सिर्फ सरफेस पे आई है, क्लियर। एंड यहाँ पे निकल के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये मैंने केमिकल एग्जांपल ले लिया, ये कैजुअल एग्जांपल ले लिया, दोनों को हम लगा के देखेंगे। बात कर रहे थे एड्सॉर्बेट की, तो एड्सॉर्बेट वो चीज होती है जो आके लगती है, एंड एड्सॉर्बेंट वो है जिसके ऊपर आके लगती है। फाइन। यानी कि एड्सॉर्बेट इज व्हिच अकोमुलेट्स and adsorbent is the surface on which accumulation takes place, on which the attraction or the retaining of the molecules takes place, on which the adsorption takes place. Fine. So basically यार adsorbate क्या है, which accumulates, and adsorbent क्या है, the surface on which, वो सरफेस जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। फाइन। एडसॉर्बेट बेसिकली वो चीज हुई जो आके अक्यूमुलेट हो रही है, जबकि एडसॉर्बेंट वो हुआ जिसके सरफेस पे आके हो रही है। यानी कि मेरा हाथ एडसॉर्बेंट है, एंड जो पानी की बूंद थी वो एडसॉर्बेट है। बहुत सारे एग्जांपल के अलग अलग तर्क हम देखेंगे यहाँ पे वाटर, एंड इसी एग्जांपल का जो हमने तर्क देखा था वो था मेरा हैंड। अनदर एग्जांपल करते हैं, ये वाली एग्जांपल। यस, आप बताइए क्या होना चाहिए। फाइन। क्या होना चाहिए इंक और चॉक में? डेफिनेटली जो इंक है वो क्या है, एडसॉर्बेंट, क्योंकि इंक आके लग रही है एंड चॉक के ऊपर लगी है, एंड चॉक ने वो सरफेस प्रोवाइड किया, व्हिच प्रोवाइड द सरफेस इज एडसॉर्बेंट। तो अगर मैं इसी एग्जांपल के अंदर करूं तो इंक मेरे पास क्या है, एडसॉर्बेट है, एंड ये बेसिकली चॉक के ऊपर आके लग रही है। चॉक मेरे पास क्या है, एडसॉर्बेंट। फाइन। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्निकल एग्जांपल वी हैव इन द केमिस्ट्री इज हाइड्रोजन आके लग रहा है निकल के सरफेस के ऊपर। सो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से इज हाइड्रोजन इज एडसॉर्बेट एंड द निकल मेटल इज एडसॉर्बेट। जो चीज आके लग रही है वो एडसॉर्बेट है, जिसके ऊपर आके लग रही है वो एडसॉर्बेंट है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत क्लियर? सो नेक्स्ट इज, हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है, दीज आर डन। एक डेफिनेशन ये हो गया है, एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, देन आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम मोर स्पेस। कैन आई राइट हियर सी? यस, यहां पे बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सॉर्प्शन। आप लिखते जाएंगे सारी की सारी डेफिनेशंस, ठीक है ना, एग्जैक्ट लैंग्वेज में पढ़ी भी हैं, वरना यहां से भी समझ सकते हैं, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है, आप किसी भी बुक में से रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं सॉर्प्शन की। देखो, एक वैसे बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, इतना तो पता है ना कि एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना था, एंड एडसॉर्प्शन मतलब सरफेस पे लगना है, ठीक है ना। तो इन विच सॉर्प्शन बेसिकली क्या है, इन विच, मैं इसको तो इरेज कर देता हूं एग्जांपल को, इन विच बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसमें एडसॉर्प्शन भी हो रहा हो एंड एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, वो बेसिकली क्या होता है, सॉर्प्शन। वैसे मैं हमेशा बोलता हूं, देखो एडसॉर्प्शन के अंदर भी सॉर्प्शन शब्द आता है एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर भी सॉर्प्शन शब्द आता है। तो सॉर्प्शन शब्द तो कॉमन हो गया, तो सॉर्प्शन मतलब जो दोनों में आता है। फाइन, यार जिनमें दोनों होते हैं, क्लियर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, उसे बेसिकली बोला जाता है एडसॉर्प्शन। एंड यहां पे हमारे पास एक और डेफिनेशन है, दैट इज डिसॉर्प्शन।
फाइन। एक और डेफिनेशन है डिसऑर्प्शन। सो अगर हम इसको सिंपल शब्दों में लिखें तो डिसऑर्प्शन क्या है? रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन इज नोन एज डिसऑर्प्शन। एडसॉर्प्शन का रिवर्स, यार एडसॉर्प्शन में क्या है? कोई चीज आके लगनी है, यहां हट रही है, फाइन। यानी कि रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस। यानी कि कह सकता हूं रिवर्स का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस। इसका टोटल ऑपोजिट हो गया। एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस, हाइड्रोजन का यहां से डिटैच हो जाना, हाइड्रोजन का यहां से डिटैच हो जाना इज नोन एज डिसऑर्प्शन। सो बेसिकली वी आर डन विद 5 डेफिनेशंस। द वेरी फर्स्ट इज एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन मींस किसी चीज का आके लग जाना, accumulation ऑफ द पार्टिकल। सेकंड इज एड्सॉर्बिंग, जो चीज आके लग रही है। हाँ, ये बात क्लियर है, वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है। एंड देन मूव टू द थर्ड थिंग, दैट इज एड्सॉर्बेंट, जिस सरफेस पे आके लग रहा है। फोर्थ थिंग सॉर्प्शन, जिसमें एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों हो रहे हो। एंड द फिफ्थ थिंग इज डिसऑर्प्शन। एंड डिसऑर्प्शन का मतलब क्या है? एड्सॉर्प्शन का उल्टा, किसी चीज का सरफेस से हट जाना, फाइन। सो यहां पे एक बहुत तगड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है कि यार एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन में एक्चुअली में हम कोर लेवल पे अगर देख लें कि क्या डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। क्लियर? तो अगला टॉपिक हमारा यही हुआ, यानी कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। लेट्स हैव इट। सो अगला हम बेसिकली करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, ताकि कंफ्यूजन रहेगी ना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की। भाई ये तो डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या है? accumulation यार आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। accumulation ऑफ पार्टिकल्स ऑन द surface of a substance। जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है? एब्जॉर्प्शन के अंदर बेसिकली पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी के अंदर। यहां पे क्या है? प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द बॉडी। फाइन, वहां पूरे का पूरा सोख लिया गया। यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, वो क्या होता है, एक स्पॉन्ज, गुद बोलते हैं जिसको, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज बेसिकली पानी उसके अंदर जब हम डालते हैं, बेसिकली वो पूरा का पूरा उसके अंदर चला जाता है, सोख लिया जाता है। दैट इज बेसिकली एब्सॉर्प्शन। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो सारे का सारा पानी स्पॉन्ज के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज एब्सॉर्प्शन। जबकि एब्सॉर्प्शन में क्या था? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहना। क्लियर? अगर आपने इतना ज्यादा इंक में डिप कर दिया है कि वो सारा अंदर से बल्क में भी पूरी इंक आ गई है, तो वो बेसिकली क्या है? एब्जॉर्प्शन है। पर वो चौक वाला एग्जांपल एब्जॉर्प्शन के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके लिए आप स्पॉन्ज वाला एग्जांपल लगा के चला करिए, इसके लिए चौक वाला एग्जांपल लगा के चला करिए, ठीक है ना। फाइन। देन सेकेंड बात करते हैं यहां पे कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस is greater than in the, जबकि यहां पे कंसंट्रेशन एट सरफेस इज इक्वल टू दैट इन
बल्क। तो सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है वो बल्क के बिल्कुल क्या है, बराबर है, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि ये सरफेस पे ज्यादा होता है, अंदर तो होता ही नहीं है। इसका मतलब वो पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन किसकी, इंक की अगर मैं बात करूं तो वो सरफेस पे ज्यादा है, अंदर नहीं है, या अंदर बहुत कम है। जबकि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पॉन्ज के अंदर पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। यार आपको मैं ना एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल मेरे दिमाग में और अच्छा आ रहा है, वो एक पॉन्ड्स की ऐड देखी है, और मैं आपको ऐड समझाता हूँ पूरे का पूरा क्या होता है। एक वेसल होता है और उसके अंदर एक, मतलब बेसिकली पानी को ना काला सा कर रखा होता है, ठीक है ना। तो उसमें वो एक क्या करते हैं, चारकोल फेंकते हैं, एंड देन फिर वो दिखाते हैं कि सारे का सारा ब्लैकनेस उस चारकोल ने अपने ऊपर ले लिया, एंड द वेसल बिकम्स क्लियर। वो बेसिकली जो भी पानी है, जो भी सोल्यूशन है, वो पूरा क्लियर कर गया है। और वो आपको बेसिकली ये कहते हैं कि ये आपका चेहरा है और जिसके ऊपर ब्लैकनेस है। अगर आप हमारा ये चारकोल वाला फेस वॉश लगाएंगे, वो चारकोल पूरे का पूरा जो कालस है, वो जो काल मतलब बेसिकली काला रंग है, वो बेसिकली उसको पूरे का पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड योर स्किन बिकम्स क्लियर। बेसिकली वो जो ऐड है ना, वो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना। मतलब मेरे को तो यार टीवी में भी केमिस्ट्री दिखती रहती है, वो बेसिकली क्या बना रखा है कि वो आपका चेहरा है, चारकोल लगाना है, उसमें एब्जॉर्ब कर लिया। वो आप उस ऐड को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर वो बॉल पूरे की पूरी अपने ऊपर कालस ले लेती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी कालस जो है वो कहाँ आ गई है, उस बॉल पे आ गई है, उस चारकोल की जो बॉल डाली थी उसके ऊपर आ गई है, दैट इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस पे ज्यादा है, अंदर नहीं गई है, जबकि यहां स्पॉन्ज में पानी अंदर तक चला जाता है, जिसके कारण मैं कह सकता हूं ये एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि ये एक बल्क फिनोमिना। बल्क तो है ही, वो तो यार पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चला गया तो डेफिनेटली बल्क है। जबकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है। तो ये क्या है, सरफेस फिनोमिना। फाइन, बात करते हैं रेट की, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी हम पिछला चैप्टर पढ़ के आए हैं, पूरे का पूरा रेट के ऊपर डिपेंडेंट था, तो यहां भी रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फास्टर initially and then slows down because of decrease in surface area। अब ये क्या है, occurs in यूनिफॉर्म रेट। देखिए, देख लीजिए पॉइंट, तो देखते हैं कहां फर्क है एक्चुअली में इसके अंदर। क्लियर। अब ये शुरू में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यार बड़ी सिंपल सी बात है, ये चौक है, इसके ऊपर वो इंक आनी है, शुरू में तो बहुत ज्यादा आके लग जाएगी एकदम से। अब बिल्कुल थोड़ा सा चौक का सरफेस बचा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा चौक का सरफेस बचा हुआ है, तो क्या होगा, अब वो धीरे धीरे करके भरेगा ना, जब सरफेस ही नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता था, आइए यहाँ पे 10 बेंच पड़े हैं, ठीक है ना, जिसपे आपको आके बैठना है, ठीक है ना। अब जब शुरू में एकदम बच्चा आएगा तो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो सकता है। देखो, बच्चे का ऊपर बैठना भी एक तरीके से एब्जॉर्प्शन ही है, फाइन, कोई दिक्कत, यहाँ पे अनिकेत का इसके ऊपर बैठ जाना इज डेफिनेटली व्हाट, एब्जॉर्प्शन ही है, फाइन, इट्स अ सॉलिड ऑन सॉलिड एब्जॉर्प्शन, एक तरीके से समझने के लिए समझ सकते हैं। तो बिल्कुल खाली है, वो आके बैठेगा तो एब्जॉर्प्शन बड़ी तेजी से हो जाएगा, धीरे 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 करके बेंच भर गए। अब मिस्टर रमन जी आ गए हैं, क्या करें, हाँ जी, कहां बिठाएं इसको। जब धीरे धीरे करके सरफेस ही खत्म होना चालू हो जाएगा, तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हमारा एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जबकि ये यूनिफॉर्म रेट में चल रहा है, क्यों, इसको तो चलते ही रहना है,
क्यों, ये तो अंदर 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 जाता ही रहेगा। क्लियर, तो पहले भी अंदर ही जाना था और अंदर ही जाना है, तो अल्टीमेटली ये चलता ही रहेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं, ये ओवरऑल ये फास्ट प्रोसेस है, जबकि ये एक स्लो प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ सरफेस पे लगना है, देखो एक बिल्कुल जल्दी से डिप किया, सरफेस पे लग गई, जबकि यहां अंदर तक जाना है। अंदर तक जाने के लिए रिलेटिवली टाइम लगेगा, सोच सकते हैं, बड़ी कॉमन सेंस से आंसर आ जाता है, अंदर तक जाने के लिए डेफिनेटली टाइम लगेगा। ये ओवरऑल एक स्लो प्रोसेस है, पर कांस्टेंट स्पीड से चलता है। स्लो है पर कांस्टेंट स्पीड से चलता है। ये तेज है पर वक्त के साथ बाद में जाते 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 धीरे धीरे स्लो हो जाता, रुक भी सकता है अगर सरफेस ही नहीं हुआ तो, फाइन, रुक भी सकता है अगर सरफेस ही खत्म हो गया, सारे का सारा एब्जॉर्प्शन हो गया, पूरे का पूरा चौक बाहर से नीला हो गया, तो अब किसे नीला करोगे यार, अब और डालोगे तो और एक और ऊपर लेयर बन जाएगी, फिर नीले के ऊपर एक और लेयर बन जाएगी, दैट विल बी सेकंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, डबल लेयर हो गई है तो, ठीक है ना, अदरवाइज उस फर्स्ट लेयर के लिए एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगी। क्लियर, सो एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है, पार्टिकल का सरफेस पे लगना, जो कि एक सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, जिसके कारण सरफेस पे कंसंट्रेशन बल्क से ज्यादा है, एंड ये शुरू में बहुत तेज होता है, बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ओवरऑल ये फास्ट प्रोसेस है। जबकि एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, थ्रू आउट द सरफेस जाता है, पूरा अंदर तक फैल के आता है, इसीलिए इसे बल्क फिनोमेना कहते हैं। स्लो है पर अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलता ही रहता है, स्लो इसलिए क्योंकि अंदर तक जाना है, डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल, वो पॉन्ड्स फेस वॉश भूलना मत, ठीक है ना, खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐड के पैसे नहीं लिए हैं, सिर्फ समझना है कि वो जो चारकोल वाली एग्जांपल है, अगली बार से जब आप ऐड देखो तो उस पर ध्यान रखना कि वो जो ब्लैकनेस सारी की सारी उस बॉल के ऊपर क्या हो जाती है, इट्स ऑल फाइन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, सरफेस केमिस्ट्री के इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को मैं थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट करके ये कैलकुलेट करते हैं कि वेदर द एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। लेट्स हैव इट्स रिलेशन विद थर्मोडायनामिक्स। यार हर चीज का रिलेशन थर्मोडायनामिक्स के साथ बनाना बहुत जरूरी है, थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो लेट्स हैव इट। So next is basically thermodynamics of adsorption. फाइन, सो इतना तो बेसिकली क्लियर है कि किसी भी चीज का सरफेस पे आके लग जाना, फाइन, किसी भी चीज का सरफेस पे आके लग जाना इस एडसॉर्प्शन। तो थर्मोडायनामिक्स में एक बड़ी कॉमन सी चीज है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहीं से मैं इसे रिलेट कर लेता हूं। देखो एडसॉर्प्शन में कोई चीज बिल्कुल रैंडमली जो फिर रही थी, रैंडमली घूम रही थी, उसको हमने बोल दिया चल बैठ सरफेस पे। एक रैंडमली घूम रही चीज को हमने उठा के सरफेस पे टिक के बिठा दिया है, ठीक है ना, यानी कि जो इधर उधर भाग रहा था हमने बोला बैठ बेंच पे, इजंट इट। तो क्या हुआ, हमने उसकी एंट्रोपी को क्या कर दिया, बहुत धक्का कर दिया, वो मान गए, ठीक है, क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, हमने एंट्रोपी को कर दिया है डिक्रीज। क्यों, एंट्रोपी मींस रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल को रैंडमली घूमने की बजाय उस सरफेस पे चिपका दिया, सरफेस पे टिका दिया कि ये ले भाई यहीं रह, वो इंक जो पूरे इंक पॉट के अंदर रैंडमली घूम रही थी, हमने उसे बोल दिया चल तू चौक पे यहीं लग जा, तो अल्टीमेटली हमने किसी की भी एंट्रोपी को क्या कर दिया, डिक्रीज। हमने डेल्टा एस को कर दिया डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव, डेल्टा एस हो गया है डिक्रीज, एंड डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव। अगर ये टर्म नेगेटिव है तो कैन यू टेल मी दिस टर्म इज व्हाट, ये टर्म बन गया है पॉजिटिव। अगर ये टर्म नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म बन गया है पॉजिटिव, बिकॉज टेम्परेचर कांट बी नेगेटिव, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया है, पॉजिटिव। ये टर्म नेगेटिव है, दो नेगेटिव नेगेटिव मिलके बेसिकली क्या बन गया है, पॉजिटिव, कोई भी दिक्कत, क्लियर। अब थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, थर्मोडायनामिक्स बताता है इफ this term is negative then
processes spontaneous। भाई थर्मोडायनामिक्स ये कहता है गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन हो जाए या कोई प्रोसेस है वो हो जाए। किसी भी प्रोसेस को होने के लिए केमिस्ट्री में बेसिकली एक फंडा है क्या कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव करवाना है, लो जी करवा देते हैं, इसको डेल्टा जी को नेगेटिव करवाना है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, सोचिए। अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है एंड ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, हमने टिक के बिठा दिया जिसके कारण एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज करने का कारण ये नेगेटिव है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, फिक्स है। इसको नेगेटिव करना है क्योंकि फिर ही प्रोसेस होगा, फिर ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आएगा। सो व्हाट शुड बी डेल्टा एच? डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव फॉर श्योर। And what is the meaning of delta H negative means exothermic। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा H एडसॉर्प्शन क्या है, नेचर में एक्सोथर्मिक है। वैसे भी अब ये तो हो गया टेक्निकल आंसर है ना, हम वैसे भी सोच सकते हैं थोड़ा सा क्या कि यार बड़ी सिंपल सी बात है, किसी चीज का आके किसी चीज के ऊपर कॉम्बिनेशन ही हुआ है, कॉम्बिनेशन नेचर में क्या होता है, एक्सोथर्मिक। क्लियर? अगर आपने याद हो क्लास 10th में पहला ही रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी ये भी तो यार एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ना, हीलियम ये हाइड्रोजन आके बेसिकली निकल के ऊपर लग गई, ये भी एक तरीके का क्या है, कॉम्बिनेशन ही तो है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन भी तो एक्सोथर्मिक था, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। वैसे हमने टेक्निकली प्रूव कर लिया है लाइक दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस शुड बी नेगेटिव टू मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? एंड इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग, ये इन्होंने नॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक मोल का एडसॉर्बेट, एक मोल का एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब होने के बाद जितनी हीट रिलीज करता है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा एच एडसॉर्प्शन। यानी कि हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडसॉर्बेट गेट्स एडसॉर्ब्ड। क्योंकि नॉट का मतलब है 1 मोल, तो 1 मोल एडसॉर्बेट जब सरफेस पे जाके एडसॉर्ब हो जाता है तो कितनी हीट रिलीज करता है। व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड रिलीज, बिकॉज़ इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कोई भी दिक्कत। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। दो तरीके के टाइप्स होते हैं, वन इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, सेकंड वन इज केमिकल एडसॉर्प्शन। फाइन, सो वी आर गोना डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, बहुत ही आज के लेक्चर से पता चल गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइन, सो अगर किसी ने यार अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो यार अब तो कर दो यार, बहुत हो गया है, चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, अब तक तो आप सारे दोस्तों को शेयर भी हो जाना चाहिए था। फाइन, तो टिल देन पढ़ते रहिए, हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन के बीच में। किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली पिक मी अप। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।